नाम भी होगा, काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा, आपके गांव के हर सड़कों पर लगेगा मेला, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदया ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कल ही जो जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 11th आर्ट्स का जो मॉडल सेट जारी किया गया है। हालांकि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों का जो है वो मॉडल सेट जो है आपका जारी कर दिया गया है, मॉडल प्रश्न पत्र जो है जारी कर दिया गया है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th आर्ट्स में अध्ययनरत बच्चों का जो है मॉडल सेट नंबर 1। और ये मॉडल सेट नंबर 1 आपका किस सब्जेक्ट का है, ठीक है, तो ये आपका है हिस्ट्री का। किसका है? हिस्ट्री का। तो आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मॉडल सेट नंबर 1 इतिहास का बेहतरीन नोट्स के साथ जो है वीडियो को देखने का प्रयास करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे थोड़ा सा पहले हम इसका पैटर्न पर बात कर लेते हैं। पैटर्न जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। अब यहाँ 1 से 7 तक 7 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन 7 नहीं बनाना है, कोई 5 ही बनाना है। उन 7 में से जो आपको 5 समझ में आए वो 5 ही आपको बनाना है और इसका जवाब आपको एक वाक्य में देना है, अर्थात एक लाइन में देना, पूरा सेंटेंस में देना है, ठीक है। उसी तरह से सेक्शन बी में यदि हम लोग बात करें तो 8 से लेकर 14 तक यहाँ पर भी 7 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो ये लघु उत्तरीय है, वो आपका अति लघु उत्तरीय था, ये आपका लघु उत्तरीय है। यहाँ पर भी आपको 5 ही क्वेश्चन बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन का अंक जो है वो 3 नंबर होगा, ठीक है, 3 मार्क्स के होंगे। अधिकतम आपको 50 शब्दों में लिखना है, यानी कि 10-12 लाइन में आपको लिख कर निकल जाना है। उसी प्रकार से 15 से लेकर 19 तक यहाँ देखिएगा 4-5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन में कोई आपको 3 प्रश्न ही बनाना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का है और इसके लिए लिमिट शब्द दिया हुआ है 150 शब्दों में दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ जो है वो हम लोग क्वेश्चन आंसर पर जो है वो आ जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है आपके सामने जो है वो है द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया। तो द लास्ट सपर चित्र जो है वो आपका लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया। तो देखिए, एक सेंटेंस में लिखने का प्रयास किए, द लास्ट सफर का चित्र लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया है 1495 में, ठीक है। देखिए, द लास्ट सफर को जो है वो अंतिम भोज भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यदि पूछ दे आपको कि अंतिम भोज का चित्र किसने बनाया, तो भी आंसर यही हो जाएगा, कब बनाया था, 1495 में। इसके अलावा मोनालिसा भी जो है वो लियोनार्डो दा विंसी का एक प्रमुख चित्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा। तो इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो 1492 ईस्वी में अमेरिका पहुंचा था। आगे देखते हैं, पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के रेनेसा शब्द से हुई है, रेनेसा शब्द से हुई है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एज़टेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी। तो एज़टेक संस्कृति की राजधानी टेनोक्टिलान था, जो कि 1325 में बनाया गया था। तो इसको एक लाइन में आपको पूछ रहा है कि एज़टेक संस्कृति का राजधानी कहाँ था, तो आपको क्लियर बोल देना है कि एज़टेक संस्कृति की राजधानी टेनोक्टिलान था। कहाँ पर था? टेनोक्टिलान था, जो कि 1325 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। तो वाटर फ्रेम जो कि एक सूत काटने का मशीन होता है, इसका आविष्कार जो है रिचर्ड आर्कराइट ने किया था 1769 में, 1769 में। तो देखिए, आंसर आपको लिखने का प्रयास किए हैं। वाटर फ्रेम सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। देखिए, बहुत से बच्चे क्या है ना कि केवल ये लिख कर निकल जाएंगे कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया, डायरेक्ट लिख कर निकल जाते हैं रिचर्ड आर्कराइट। तो उससे आपको जो है आंसर नहीं, फुल मार्क्स जो है नहीं मिलेंगे। आपको पूरा सेंटेंस में लिखना होगा कि वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया। लेकिन इस तरह के आप एक्स्ट्रा फैक्ट डाल देते हैं एक ही सेंटेंस में, जैसे ईस्वी हमने डाल दिया, कौन सा मशीन था ये डाल दिया, तो इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर जो है वो आपके और एक्सप्लेन आपसे जो है काफ़ी आकर्षित होगा, आपके कॉपी से जो है वो काफ़ी आकर्षित होगा और इसका जो है वो प्रभाव आगे आपके क्वेश्चन पर पड़ेंगे, जो थोड़ा बहुत नॉर्मल भी होगा, तो उसमें टीचर आपको जो है वो नंबर दे के निकल जाएंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई। तो केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना
27 जुलाई 1694 में हुई। 27 जुलाई 1694 में हुई। आपको बता दूं कि सबसे पहले राष्ट्रीय बैंक की स्थापना भी जो है वो इंग्लैंड में ही हुआ, यही बैंक है आपका। चलिए इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मेजी पुनर्स्थापना कब हुआ? तो मेजी पुनर्स्थापना जापान की बात कर रहा है, ठीक है। मेजी पुनर्स्थापना आपका 1868 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर? जापान में हुआ, ठीक है। इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा कि 1868 ईस्वी में ही जो है जापान में जो है वो शोगुन व्यवस्था का अंत हुआ और मेजी व्यवस्था को जो है वो पुनर्स्थापित हुआ, जिसको मेजी पुनर्स्थापना कहा गया है। तो मेजी पुनर्स्थापना कब किया गया? 1868 में किया गया। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, जो आपको 3 नंबर का बनाना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ? तो थोड़ा सा पहले भूमिका बांधने का प्रयास किए हैं कि इटली पुनर्जागरण काल का जन्मभूमि है। आपको पता होगा कि इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से ही जो आपका पुनर्जागरण काल की शुरुआत हुई है। तो इटली पुनर्जागरण काल का जो है वो जन्मभूमि के तौर पर जाना जाता है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद रोमन साम्राज्य 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से कमजोर होने लगा। यानी कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन होता है, इसके बाद इटली सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से कमजोर होने लगा तथा रोम के जो पोप की शक्ति था वो अपने राज्य के अंतर्गत ही सीमित होने लगा, ठीक है। किंतु एक अरसे बाद मतलब 100 साल बाद पुनः इटली के नगरों का पुनरुत्थान होना प्रारंभ हो गया, जिसे निम्न तथ्यों से समझा जा सकता है। पहला कारण क्या है कि बाइजेंटाइन साम्राज्य एवं इस्लामी देशों के बीच व्यापार में वृद्धि हुआ। बाइजेंटाइन साम्राज्य की बात करें तो इटली, देखिए ये आपका मान के चलिए कि इटली है, ठीक है। तो इसका ये हो गया पूर्वी हिस्सा और ये हो गया पश्चिमी, ठीक है। तो इस पूर्वी साम्राज्य को बोला जाता था बाइजेंटाइन साम्राज्य। तो बाइजेंटाइन साम्राज्य के साथ जो है इस्लामी देश यानी कि अरब वगैरह थे, उनके साथ व्यापार में वृद्धि हुआ। और इस व्यापार में वृद्धि के कारण क्या हुआ, इटली के कई तटीय बंदरगाह फिर से पुनर्जीवित हो गए, ठीक है। अर्थात इस प्रकार बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच होने वाले व्यापार और इटली के बंदरगाहों को पुनर्जीवित होने से इटली के कई नगरों का पुनरुत्थान जो है वो प्रारंभ हो गया। सेकेंड रीजन देखिएगा कि 12वीं शताब्दी में जब मंगोल साम्राज्य और चीन के साथ रेशम मार्ग के माध्यम से व्यापार प्रारंभ हुआ, तो इससे भी इटली के नगरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी देखिए समझिए यहाँ पर मंगोल साम्राज्य एक समय में जो था वो एशिया यूरोप जैसे महाद्वीपों में फैला हुआ था। यूरोप में भी मंगोल साम्राज्य का जो है वो प्रभाव था, ठीक है। तो ये मंगोल साम्राज्य जो कि यूरोपियन देशों के अंतर्गत था, उन यूरोपीय देशों को किससे जोड़ने का प्रयास किया? चीन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इसमें इटली के कई तटीय नगरों का जो है वो अहम योगदान रहा। तो कहीं न कहीं इस वजह से मंगोल साम्राज्य और चीन के साथ जो रेशम मार्ग के माध्यम से आपका व्यापार हुआ, सिल्क रूट के माध्यम से जो आपका व्यापार प्रारंभ हुआ, इसमें इटली के नगरों का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार इन्हीं उपयुक्त कारणों से यदि हम लोग बात करें तो आपका इटली के नगरों का जो है वो पुनरुत्थान प्रारंभ हो गया। इसके फलस्वरूप इटली का फ्लोरेंस, वेनिस, जिनेवा जैसे नगरों में काफ़ी विकास हुआ। अब क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? तो मानवतावाद की यदि हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा। मानवतावाद का अंग्रेजी रूपांतरण ह्यूमैनिटीज़ होता है ना। मानवतावाद का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? ह्यूमैनिटीज़ होता है, जो कि लैटिन भाषा के ह्यूमैनिटास शब्द से बना हुआ है। मानवतावाद जो है वो लातिन भाषा के ह्यूमैनिटास शब्द से लिया गया है, ठीक है। 15वीं सदी के शुरुआत में यह शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो विद्यालयों में व्याकरण, कविता, इतिहास, नीति शास्त्र व अलंक शास्त्र पढ़ाते थे। यानी कि प्रारंभ में जो आपका ह्यूमैनिटास शब्द है, मानवतावाद शब्द जो है वो उन अध्यापकों के नाम के साथ जुड़ता था जो विद्यालयों, कॉलेजों में व्याकरण, कविता, इतिहास, नीति शास्त्र और अलंकार शास्त्र पढ़ाते थे। किंतु धीरे धीरे इसकी जो है वो परिभाषा बदलने लगी। वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो मानवतावाद पुनर्जागरण काल का वह उपज है जिसमें मानवीय गुणों पर, मानवीय विकासों पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। मानवतावाद है ना, मानवतावाद का जनक फ्रांसिस्को पैट्रिक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता में क्या क्या समानताएं थी। तो एज़टेक आपका मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में, इंका दक्षिण अमेरिका का जो पेरू वाला बेल्ट है, तथा माया मध्य अमेरिका के युक्तान प्रायद्वीप में विकसित होने वाली 3 प्रमुख सभ्यताएं हैं। और इन तीनों प्रमुख सभ्यताओं में कई समानताएं और कई असमानताएं भी है। लेकिन क्वेश्चन आपको पूछा है समानताएं की, ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या समानताएं हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था का आधार। तीनों सभ्यता जो आपका एज़टेक है, इंका है और माया है, इन तीनों सभ्यताओं का जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि था। तो कहीं ना कहीं इनकी एक समानता है। दूसरी हम बात करें स्थापत्य कला की बात, तो एज़टेक, इंका और माया, इन तीनों सभ्यताओं की जो आपका स्थापत्य कला है, वास्तुकला जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध था, क्योंकि तीनों सभ्यताओं से विशाल भवन, मंदिर, चबूतरा आदि देखने को मिला है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि कला के क्षेत्र में तीनों सभ्यता जो है वो निपुण थी, अर्थात समानताएं नहीं थे। उसके बाद समाज श्रेणीबद्ध। एज़टेक, इंका तथा माया संस्कृति की समाज जो है वो श्रेणीबद्ध रूप में पाया गया है, जो कि यूरोप के अन्य समाजों से अलग है। क्यों? क्योंकि यूरोप के अन्य समाजों में जो आपका समाज बढ़ता था, उसमें से किसी एक संसाधन पर या किसी संसाधन पर किसी विशेष समाज के लोगों का जो होता था वो निजी दबदबा हो जाता था। लेकिन इस प्रकार के एज़टेक, इंका और आपका माया में नहीं देखा गया है। इस प्रकार इन उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि तीनों सभ्यताओं में काफ़ी समानताएं नहीं थी। देखिए, यदि आपको नहीं बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, हालांकि भाई हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यदि नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार बैक करके देखने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट्स बनाते चले जाइए मॉडल सेट का, तीनों सेट का, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा। अब आ जाते हैं औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुआ। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम 1780 के दशक में इंग्लैंड से ही प्रारंभ हुआ, क्योंकि नंबर 1, कृषि क्रांति ने फसल उत्पादन बड़े पैमाने पर कर दिया, है ना। यानी कि कृषि क्रांति जो चला वो फसल उत्पादन बड़े पैमाने पर कर ब्रिटेन को कच्चा माल उपलब्ध करवाने लगा तथा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने लगा, जो औद्योगिक क्रांति को प्रेरित किया, जो औद्योगिक क्रांति का एक कारण बन गया। इसके अलावा कृषि क्रांति के अंतर्गत यह देखा गया था कि जो छोटे छोटे किसान थे उनसे जमींदार भूमि को खरीद कर बड़े खेतों में बड़े चकबंदी के रूप में जो है वो कन्वर्ट कर दिए, जिससे बड़ी संख्या में लोग जो है भूमिहीन हो गए और ऐसी परिस्थिति में वे बेरोजगार हो गए। तो ब्रिटेन को सस्ते श्रमिक मिलने प्रारंभ हो गए, जो औद्योगिक क्रांति को बल दिया। सेकेंड रीजन क्या है आपका भाई, कि इंग्लैंड राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी सुदृढ़ था, एक समान कानून व्यवस्था रखता था। साथ ही साथ इंग्लैंड एक बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था। इंग्लैंड का एक बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था, विभिन्न देशों पर इसका नियंत्रण था, जहाँ से ये कच्चे माल की आपूर्ति कर लेता था और अपने उत्पादन को बेच भी लेता था। तो यह भी औद्योगिक क्रांति को प्रेरित करने का एक बड़ा कारण बना है। अब थर्ड कारण देखते हैं कि इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर कोयला व लौह का भंडार था, जो औद्योगिक क्रांति का एक कारण बना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का था औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारकों का नाम बताएं। तो औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक, ठीक है। देखिए, एक आपका क्रम संख्या बन गया है, ये आपका आविष्कार है, ये आपका आविष्कारक है और ये आपका वर्ष है। नंबर 1 में देखिएगा तो आपका आ जाता है फ्लाइंग शटल, जिसके आविष्कारक कौन है? जॉन के। कौन है? जॉन के। कब आविष्कार किया? तो 1733। देखिए, ये वर्ष हम एक्स्ट्रा लिख दिए हैं ताकि हो सकता है आपको कभी पूछ दे फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब हुआ है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ है, तो वहाँ पर आपको कम से कम याद रहे और बन जाए। दूसरा आपका स्पिनिंग जेनी, जिसका आविष्कारक है जेम्स हारग्रीव्स, 1765 में इसका आविष्कार किए। उसी तरह से तीसरा आपका वाटर फ्रेम, जिसके आविष्कारक है रिचर्ड आर्कराइट, आविष्कार आपका जो है वो 1769 में किया गया। उसी तरह से आपका है चौथा पावर लूम, जिसके आविष्कारक हैं एडमंड कार्टराइट, जो कि 1787 में किया गया। उसी प्रकार से म्यूल, जिसका आविष्कारक है सैमुअल क्रॉम्पटन, और आविष्कार जो है वो 1779 में 1779 में किया गया। चलिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं कि कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया।
यानी कोरिया ही नहीं, विश्व के विभिन्न देशों में जो है वो 1997 में विदेशी मुद्रा संकट आया था, इंडोनेशिया वगैरह में भी आया था। लेकिन यहाँ स्पेशल बात कर रहा है कोरिया का कि कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया। तो चलिए देखते हैं। 1997 में व्यापार में घाटे, वित्तीय संसाधनों के खराब प्रबंधन एवं अन्य कई कारणों से कोरिया में जो है वो विदेशी मुद्रा संकट उत्पन्न हुआ। इस मुद्रा संकट का सामना कोरिया निम्न तरीके से किया। जैसे कोरिया इस संकट से उबरने के लिए IMF का सहयोग लिया। IMF जो कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह एक आर्थिक संस्था है जिससे सहायता लिया। दूसरा हम लोग देखेंगे कि यह संकट कोरिया के लिए एक बड़ी आर्थिक संकट के रूप में सामने आया। इससे उबार पाने के लिए कोरिया के नागरिकों ने गोल्ड कनेक्शन मूवमेंट चलाया और विदेशी ऋण चुकाकर जो है वो आर्थिक संकट को दूर करने का प्रयास किया। इस प्रकार कोरिया इस 1997 के विदेशी मुद्रा संकट से मुलाकात अर्थात सामना करते हुए निपटने का प्रयास किया। लास्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन नंबर है आपका कि भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका रही। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिस भारत की खोज के प्रयास में 1492 में अमेरिका की खोज हो गई, उस भारत की खोज के बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी रोचक होगा, हमारे अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, है कि नहीं। चलिए देखते हैं। उपरोक्त संदर्भ में जहाँ तक भारत की खोज में वास्को डी गामा की भूमिका का प्रश्न है, तो इनका भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि भारत की खोज का प्रयास फ्रांस, पुर्तगाल व स्पेन के नरेश के द्वारा काफ़ी किया जा रहा था। इस क्रम में पुर्तगाल नरेश की सहायता से क्रिस्टोफर कोलंबस अपने 87 सहयोगियों के साथ भारत की यात्रा पर निकला, भारत की खोज पर निकला, किंतु वह भारत न पहुंचकर वह अमेरिका पहुंच गया। इसके बाद बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 में दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर में पहुंचकर उत्मासा अंतरिप का खोज किया, जिसको आपका कैप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है। जब इसका खोज हुआ तो इसके बाद वास्को डी गामा के मन में, जो कि पुर्तगाली निवासी था, इसके मन में एक यह भाव पैदा हो गया कि दक्षिण अफ्रीका तक जब रास्ता खोज दिया गया है तो निश्चित वहाँ से भारत की रास्ता खोजना जो है वो आसान हो जाएगा, भारत की खोज आसान हो जाएगा। इसलिए 1497 में जो है वो आपका वास्को डी गामा जो है अपने 3 जहाज़ों के साथ जो है वो निकल पड़ता है। कहाँ से? पुर्तगाल से। किसके लिए? भारत की खोज करने के लिए। और यह 20 मई 1498 ईस्वी में जो है वो मैनुअल, उसमें पुर्तगाल के राजा थे मैनुअल प्रथम, इनके आशीर्वाद से भारत के केरल में स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। वहां का स्थानीय राजा मेजारिन जो था इनका स्वागत किया और डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो है उपाधि दिया। इस प्रकार से वास्को डी गामा का जो है वो भारत की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका रहा और भारत को पश्चिमी देशों के लिए व्यापारिक मार्ग से परिचित करवाया। चलिए ये आपका वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए इसमें हम जो है वो टर्म 2 आपका मॉडल सेट नंबर 1 जो था उसका अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न का जो है वो सॉल्यूशन लाने का प्रयास किया है। इसमें एक पार्ट आपका और देंगे हम, जिसमें 5 आपका जो है वो बड़ा क्वेश्चन जो है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसका आंसर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ते जाइए, है ना। वीडियो मेरा लंबा हो जा रहा था, इसी वजह से हम जो है वो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न का जो है आंसर देने का प्रयास किया। इस पर एक वीडियो और आएगा जिसमें आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारा यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी विषय का जो है वो इसी तरह से आपको अपलोड कर दिया जाएगा, है ना, विथ आंसर के साथ, सॉल्यूशन के साथ, बढ़िया नोट्स के साथ, है ना। यदि हमारा वीडियो यह आपको अच्छा लगा होगा दोस्त, तो प्लीज़ अपने दोस्त के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी आपके स्टडी ग्रुप होंगे उनमें शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक जाए। धन्यवाद।